आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. First one is the liberalization, second is privatization and third is the globalization. सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको क्यों गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया और इसके अंडर कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए हैं गवर्नमेंट. तो सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी. ठीक है, तो जो प्रोड्यूस है प्रोडक्शन सिस्टम में जो है प्राइवेट सेक्टर्स को क्या है फ्रीडम मिल गई थी बिफोर 1991 या फिर लिबरलाइजेशन से पहले. हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में ही सारा कुछ होता था, वही डिसाइड करती थी कि कितनी यूनिट जो है प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोड्यूस करेगा. और प्राइवेट सेक्टर किस पे डिपेंड करता था, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर. प्राइवेट सेक्टर को हर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, उसके लिए उसको गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था. तो लिबरलाइजेशन ने ये सारी चीज़ जो थी वो हटा दी थी. इसको हम बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन, कि जब प्रोडक्शन में जो फ्रीडम आ जाती है, प्रोडक्शन में जो फ्रीडम मिल गई है प्राइवेट सेक्टर को, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिबरलाइजेशन. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे जो कंट्रोल्स थे वो लगा रखे हुए थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल को हटा देने को हम लिबरलाइजेशन बोलेंगे. अब कुछ ऑब्जर्वेशन या नोट्स हैं जो क्या हमें माइंड में रखने होंगे कि जो लिबरलाइजेशन है उसको क्यों लेके आए गए. बिफोर 1991 जो था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसी का सब पे के ऊपर कंट्रोल होता था. ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर था वो एक सेकेंडरी रोल प्ले करता था. तो जो गवर्नमेंट है वही सारा कुछ डिसाइड करती थी. उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था. गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस या कौन कौन से कंट्रोल्स लगा रखे थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. तो मतलब प्राइवेट सेक्टर को अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए या कोई भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, उनसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था. सेकेंड है प्राइस रोल. तो जो प्राइस भी था वो भी सारा का सारा क्या करती थी, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी. तो प्राइवेट सेक्टर में उसका कोई रोल नहीं होता था. सारा का सारा काम कौन करती थी, गवर्नमेंट सेक्टर करती थी. और थर्ड है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स जब हम अपनी कंट्री का जो पैसा होता है दूसरी कंट्री के पैसे के साथ कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोल देते हैं, या एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. तो बिफोर 1991 इंडिया में कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था. ना तो हमारी कंट्री में कोई पैसा आता था, ना ही हमारी कंट्री से बाहर कोई पैसा जाता था. तो सारा का सारा कंट्रोल जो था वो सारा का सारा किस पे हो गया, गवर्नमेंट के अंडर था. तो आफ्टर लिबरलाइजेशन 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज था वो डेवलप हो गया. उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जो गवर्नमेंट ने लगा रखी हुई थी कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना उन्होंने पैसा पे करना है, कितना टैक्स चार्जेस करना है, वो सारा का सारा भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. कितना रिज़र्व रखना है, रिज़र्व वो भी सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती थी. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं, जो भी कंट्रोल उन्होंने लगाए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे. उनकी वजह से उनको बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स जो है वो देखने को मिल रही हैं. तो अगर ये कहते हैं, थर्ड में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हम हटा दें तो शायद हमारी कंपनी की चाहे जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो इंक्रीज़ हो सकती है. ठीक है, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में उन्होंने चेक किया कि ये जो शॉर्टकमिंग्स आ रही थी उसकी वजह से क्या देखा उन्होंने कि बहुत ज़्यादा करप्शंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अनड्यू डिले हो रहे हैं. डिले मतलब कि प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को होना पड़ता था गवर्नमेंट के ऊपर. तो गवर्नमेंट जब डिसीज़न लेती थी तो उस डिसीज़न के तक पहुंचने के लिए प्राइवेट सेक्टर को वेट करना पड़ता था. तो हर प्रोडक्शन में क्या है, डिले हो जाता था, हर ट्रांजैक्शन में डिले होता था. और प्रोडक्शन के साथ साथ एफिशिएंसी भी बहुत डिक्रीज़ हो गई. जब एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो गई तो मतलब कि एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने से मतलब है कि जो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज है वो प्रॉपर नहीं हो रहे. यूटिलाइजेशन जो रिसोर्सेज का है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. प्रोडक्शन के एफिशिएंसी के साथ साथ जो है प्रोडक्शन की है वो भी कमी होगी. और जब प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गया तो हमारी जीडीपी डिक्रीज़ होगी. और जीडीपी डिक्रीज़ होने के साथ साथ क्या है, अब क्या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज़ होगी. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी क्या रेट जो है वो क्या है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया. तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया आफ्टर लिबरलाइजेशन, ये चेक किया कि कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस के को चेक करने की बजाय या उनको स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, मार्केट फोर्सेस पे ध्यान देना चाहिए. अगर हमारी मार्केट फोर्सेस अच्छी होंगी तो डेफिनेटली हमारा क्या है, कंपनी जो है
वो ग्रो करेगी। अब करते हैं टॉपिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, कि लिबरलाइजेशन के आने से कौन कौन से और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो आए हैं, वो किए गए हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। फर्स्ट वन है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, सेकेंड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, थर्ड है फिस्कल सेक्टर, फोर्थ वन इज़ एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के में जो लिबरलाइजेशन का जो रोल है वो क्या था, क्या वो चेंजेस लेके है। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अबॉलिशन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब जो अबॉलिशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था प्राइवेट सेक्टर के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए या प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो क्या है, ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर लिबरलाइजेशन जो प्राइवेट सेक्टर है वो का जो प्रोड्यूसर है वो अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकता है, यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है। जितनी मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से वो यूनिट को प्रोड्यूस कर सकता है। बट अभी भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए हमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है, जैसे लिक्विड, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड जस्ट केमिकल्स। ये सारी जो 5 इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर इसमें किसी ने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, किसी ने लिक्विड को प्रोड्यूस करना है, किसी ने सिगरेट्स को प्रोड्यूस करना है, जहाँ फिर किसी ने एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट्स या केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ जो है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो इन चीज़ करने के लिए अभी भी हमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर। तो हमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो चीज़ में कोई चीज़ जो है कम हो जानी या श्रिंक हो जानी। तो 2011 और 12 के एक डाटा में से रिकॉर्ड किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या है, वो श्रिंक हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। पहले क्या थी, 17 सेक्टर थे गवर्नमेंट के, जो कम होके कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो शेयर्स थे उनको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। उन्होंने अपने जो सेक्टर्स थे उनको कम करके ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो क्या है कि उससे क्या है, जीडीपी, वो सोचते थे कि वो जो जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो इसके लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दी। बट अभी भी कुछ 2 सेक्टर जो है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर जो है, उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्टर को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन मीन्स कुछ प्रोडक्शन एरियाज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन लगा रखी थी कि जो ये प्रोडक्शन सेक्टर है या जो प्रोडक्शन यहाँ पे होगी इन्हीं एरियाज़ में ही की जाएगी। तो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में रिजर्वेशन की जाती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में रिजर्वेशन की जाती थी कि ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हिली एरियाज़ में या बैकवर्ड एरियाज़ में ही ओपन की जाएंगी। तो इस तरह की जो रिजर्वेशंस थी गवर्नमेंट ने उसको फिनिश कर दिया। तो इसको हम बोल सकते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। आफ्टर लिबरलाइजेशन अब प्रोड्यूसर क्या है, अपनी मर्ज़ी से कितनी क्वांटिटी को ग्रो करना है, कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो सब खुद डिसाइड करता है। पहले क्या था कि पहले गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती थी, अब ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर। पॉइंट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स मीन्स अब जो आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या है कि जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। हम अब किसी भी कंट्री से कैपिटल गुड्स को बाय कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर कोई टेक्निक्स को बाय करना है, टेक्निक्स को अपग्रेड करना है, उनको भी हम ईजिली क्या है, बाय कर सकते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जो लिबरलाइजेशन है उसने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी थी, जो ट्रेड पॉलिसी थी, उसको बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया। तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर मीन्स जो चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड होती है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है फाइनेंशियल एक्सचेंज में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होती हैं। हमारी इंडिया में जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई।
आरबीआई जो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल और रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, ठीक है। बिफोर 1991 आरबीआई ही कंट्रोल करता था, बट वहाँ पे जो उसका रोल था वो एज ए रेगुलेटर था। और आफ्टर 1991 जो आरबीआई का रोल है वो क्या बन गया, वो बन गया फैसिलिटेटर। अब यहाँ पे जो दो वर्ड हैं, रेगुलेटर और फैसिलिटेटर। रेगुलेटर मीन्स कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। और जो फैसिलिटेटर होता है जो उन रूल्स एंड रेगुलेशन में हेल्प करता है कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटर। अब जो बिफोर 1991 जो आरबीआई था वो क्या था, एक रेगुलेटर था। वो ही डिसाइड करता था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने कितना चार्ज करना है, ठीक है। वो सारा डिसीजन कौन लेती थी, आरबीआई लेती थी। अब आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन आने के बाद जो आरबीआई है उसने जो रोल था वो चेंज हो गया, वो बन गया फैसिलिटेटर। अब जो है आरबीआई क्या करेगा, बस उन कमर्शियल बैंक्स की या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बस हेल्प करेगा मार्केट डिमांड्स को समझाने में, कि जो मार्केट की डिमांड है या मार्केट के जो फोर्सेस हैं उनको समझाने में या उनको मैनेज करने में अदर इंस्टीट्यूशंस की बस हेल्प करेगा। तो जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है वो कमर्शियल बैंक्स अब खुद अपने आप डिसाइड करेगी। थर्ड रिफॉर्म है अंडर लिबरलाइजेशन हमारा फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म मतलब, फिस्कल का मतलब यहाँ क्या है, जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं या उनकी इनकम होती है उनको हम फिस्कल में डिनोट किया जाता है, उनको हम फिस्कल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये बात देखने को है कि जो गवर्नमेंट की इनकम्स है वो उनको कहाँ से मिलती है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ हैं उनको कहाँ से आते हैं। गवर्नमेंट की जो इनकम है वो टैक्सेस से जनरेट होती है, ठीक है। तो जो टैक्सेस वो चार्ज करते हैं उनसे उनकी जो है इनकम है वो अर्न होती है। तो अब जो टैक्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन्स कि वो टैक्स जो एक पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन या कंपनी है खुद अर्न कर रही है और उसका जो टैक्स बनता है वो खुद ही पे करेगा। इसका जो बर्डन होता है हम किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। जो पर्सन इनकम अर्न करता है वही पर्सन जो है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, जो हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे हम पे कर सकते हैं, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उनका काम प्रोडक्शन का है, वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको सेल करते हैं होलसेलर को। होलसेलर आगे अपना बर्डन जो है टैक्स का वो किसको शिफ्ट कर देता है, रिटेलर को। रिटेलर आगे सेल करता है शॉपकीपर्स को, और शॉपकीपर किनको सेल करता है, कंज्यूमर को, मींस नॉर्मल पीपल, हम लोगों को। तो लास्ट में जो टैक्स पे करता है, ओरिजिनल टैक्स जो पे करता है वो कौन पे करता है, हम लोग, कंज्यूमर पे करते हैं। और इनडायरेक्टली हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये इनडायरेक्टली उनके पास, गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। पहले शॉपकीपर के पास, देन हम शॉपकीपर से बाय करते हैं तो शॉपकीपर, इस तरह से हम जो है इनडायरेक्टली टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करते हैं। हम लोग परचेज़ करते हैं शॉपकीपर से, शॉपकीपर परचेज़ करता है रिटेलर से, ठीक है, रिटेलर बाय करता है होलसेलर से, होलसेलर बाय करता है कंपनी से। तो मेन जो जनरली टैक्स की जो बर्डन था मेन किसका था, कंपनी का। बट उसने आगे अपना जो टैक्स का बर्डन था उसने आगे शिफ्ट कर दिया, तो वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। तो हम लोग जो है लास्ट में इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। बिफोर 1991 क्या था कि जो टैक्स था वो उसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। टैक्स जो था वो लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि कितना पे करना। अलग अलग टैक्स होते थे, वैट टैक्स होता था, अलग डिफरेंट टाइप के टैक्स होते थे, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स अलग हो गया, ये कुछ अलग हो गया। तो क्या था कि उनको समझ नहीं, लोग क्या करते थे, अवॉइड करना स्टार्ट कर देते टैक्स को, टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जब उन्होंने टैक्स की चोरी करनी स्टार्ट कर दी तो देश में करप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो अब लिबरलाइजेशन आने के बाद, या अब हम बोल सकते हैं जीएसटी आ गया। जो जीएसटी है उसने जो टैक्स की कॉम्प्लिकेशंस थी, समझने वाली बात थी जो, उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जीएसटी जो है अब इजी हो गया है, टैक्स पे करने का वे है। तो अब जीएसटी ने जो सारी की सारी करप्शन थी, जो चोरी थी टैक्स की, उससे लोगों को अवेयर करवा दिया। जो लोग हैं टैक्स की चोरी क्या है कम करते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। लास्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म मतलब कि हमने अब जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ है,
उसके बारे में स्टडी करनी है। इसमें हम इंक्लूड कर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज पॉइंट हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि जब हम अपनी कंट्री का जो पैसा है दूसरी कंट्री के पैसे के साथ एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने एक डॉलर को जो कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में तो हमें इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली कितना पे करना पड़ेगा, 60 या 70 रुपीज़। ठीक है, तो वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर तो गवर्नमेंट बिफोर 1991 क्या था, इंडिया में जहाँ हमारी कंट्री में कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, कोई पैसा बाहर से नहीं आता था, कोई जाता था ना बाहर से आता था। ठीक है, तो आफ्टर 1991 लिबरलाइजेशन आने के साथ क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो डेवलप हो गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, डीवैल्यूएशन कर दिया। डीवैल्यूएशन मतलब कंट्री क्या करती है, रुपए की वैल्यू को कम कर देती है, एक्सचेंज रेट को कम कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अब जैसे मैंने एग्जांपल ली थी डॉलर की, एक डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, अगर अब पहले हम कितने करते थे 70 या 80 रुपीज़, अब उसकी जगह अब हमें 90 या 100 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं एक डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए। तो जब जितना ज़्यादा हम पैसा पे करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्या है, डीवैल्यूएशन होगी। तो मतलब कंट्री जो है डीवैल्यूएशन तब करती है जब उनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होता है या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी कंट्री में प्रमोट करना होता है कि वो फॉरेन के लोग जो है हमारी कंट्री में आके पैसा इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए हम फॉरेन एक्सचेंज को डिवैल्यूएट कर देते हैं, जो वैल्यू होती है उसको डिवैल्यूएट कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब कि फ़ॉरेन के साथ ट्रेड करने के लिए हमें कुछ पॉलिसी बनाई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आए थे। पहले क्या था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पहले होता तो नहीं था, बट अब अगर होता था तो गवर्नमेंट की परमिशन के साथ बहुत सारे कंट्रोल और बहुत सारे कोटाज लगे होते थे, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। आफ्टर लिबरलाइजेशन क्या हो गया, वो सारे कोटाज, कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। तो लिबरलाइजेशन ने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो पॉलिसी थी, जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो ट्रेड था उसको बहुत ज़्यादा इजी बना दिया। अब हम किसी भी कंट्री से कभी भी कोई भी कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो ट्रेड पॉलिसी है फ़ॉरेन का साथ एक्सचेंज ट्रेड पॉलिसी है फ़ॉरेन के साथ हमारी, वो बहुत ज़्यादा इजी हो गई है आफ्टर लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो लिबरलाइजेशन है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे वो फिजिकल में हो या फिर एक्सटर्नल सेक्टर में, हर जगह पे क्या है, लिबरलाइजेशन एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया है।